अजय का छोटा भाई और उसकी माँ भी वहीं मौजूद थे। लेकिन उसने फर्श पर जो चीज़ देखी, उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। ये तीन काली बिल्लियों की लाशें थीं, जिनके सिर गायब थे। बिल्लियों की कटी हुई गर्दनों से बहता हुआ खून दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अभी इसी जगह मारकर उनके सिर गायब कर दिए गए हों। यह क्या है माँ? अजय ने पूछा। भगवान जाने बेटा, ऐसा लगता है किसी ने हम पर जादू कराने की कोशिश की है। मगर सवाल यह है कि हम तो वैसे ही गरीब लोग हैं। हमारे ऊपर जादू करवाकर किसी को क्या मिलेगा? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अजय बिल्कुल खामोश वहीं खड़ा था। बहरहाल हरीराम ने हिम्मत की, सिर कटी बिल्लियों की लाशों को उठाया और वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन सारे घर वाले भयभीत हो गए थे। अजय सबकी तरह तरह की बातें सुन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने किसी को बगड़ के बारे में कुछ नहीं बताया। हरीराम बेचारा दूध की डोलची हाथ में लिए, कंधों पर बंदरों को बिठाए, बस अड्डे पर अपनी दुकान खोलकर परिवार के लिए रोटी कमाने निकल गया था। लेकिन अजय उस दिन घर में ही रहा था। वैसे भी उसके बदन में कमजोरी सी हो गई थी और उसका दिल बाहर जाने को कर नहीं रहा था। हरीराम कुछ कमाई करके खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर वापस आ गया। लेकिन घर पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उल्टा सीधा खाना खाकर जब सब सो गए तो अजय भी अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़कियां भी बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। हालांकि कमरा बंद होने की वजह से वहां कुछ घुटन सी हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों अजय की दिलो दिमाग पर एक अनजाना सा खौफ छाया था। बिस्तर पर लेटने से पहले उसने अपना तकिया उठाया तो वह बुरी तरह उछल पड़ा। तकिए के नीचे एक काली छिपकली बैठी हुई थी। बेहद भयानक और घृणित शक्ति की वो छिपकली थी। हालांकि अजय के इस टूटे-फूटे मकान में अक्सर छिपकलियां आ जाती थी, लेकिन इस तरह की भयानक छिपकली को उसने पहली बार देखा था। तकिया हटाते ही छिपकली दौड़कर पलंग के नीचे घुस गई थी। अजय इतना दिलेर भी नहीं था कि ऐसे में पलंग पर आराम से लेट जाता। उसने पूरा बिस्तर देखा, पलंग उल्ट कर देखा, मगर छिपकली का कहीं कोई पता नहीं था। वो परेशानी से सोचने लगा कि अब क्या करे, यहाँ से कहाँ जाए। छिपकली आखिर तकिए के नीचे कर क्या रही थी? अजय ने सुन रखा था कि छिपकली बहुत जहरीली होती है, तो क्या वो उसे काटना चाहती थी? आखिरकार उसने अपने कमरे में न सोने का फैसला कर लिया और वो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। अजय के दिल में आया कि छत पर जाकर सो जाए, इसलिए वह दरी और चादर लेकर छत पर पहुंच गया। छत पक्की थी, मगर हवा बहुत शांत और अच्छी थी। अजय खौफ को झटकने के लिए चांद को देखने लगा। बगड़ बार बार उसके दिमाग में उभर कर हलचल मचा रहा था। कमबख्त आखिर न जाने क्या बला थी। अजय सोच रहा था, इतना तो उसे यकीन था कि यह सारा किया धरा बगड़ का ही था, पर पता नहीं क्यों यह मुसीबत आखिर उसके गले पड़ गई थी। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि बगड़ से मुकाबला करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो कई तरह के ख्याली पुलाव पका रहा था और बिगा रहा था। सच तो यह है कि जो हालात एक के बाद एक पेश आ रहे थे, वो बहुत खौफनाक थे। लेकिन अजय भी जरा अलग किस्म का आदमी था। उसके अंदर यह ख्याल उभरा कि खौफ खाने के बजाय यह मालूम करना चाहिए कि यह सारा किस्सा क्या है और यह क्यों हो रहा है। कहीं दूर से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। लगता था किसी के घर में कोई उत्सव था। बाकी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अजय दिल ही दिल में उस बूढ़े शैतान को गालियां देते हुए बड़बड़ाया, देखता हूँ तुझे बग्गड़, तू मुझे कितना परेशान करता है। यह तो अच्छी बात है कि तूने मुझे एक रास्ता दिखा दिया है। अब मैं सोचूंगा कि ऐसी हालात में मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार अजय ने सिर पर चादर ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा। आंखों में नींद उतरने लगी। कहीं दूर से घड़ी के 2 घंटे बजे थे। न जाने क्यों अजय की आंख खुल गई और वो वातावरण पर छाए सन्नाटे के बारे में सोचने लगा। लेकिन अचानक उसने एक आहट सुनी और वो पूरी तरह होशियार हो गया। उसे यूं लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। वो सोच रहा था कि आने वाला करीब आ जाए तो देखे कि यह क्या किस्सा है। जैसे ही कदमों की चाप उसके बिल्कुल करीब पहुंची, अजय ने जोर से चादर उतार फेंकी और उछलकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही एक भयानक चीख उसके कानों में पड़ी थी और फिर कई सारी चीखें उसके करीब से गूंजी थी। अजय ने अपने करीब ही एक जिस्म महसूस किया जो चीख रहा था। फिर नीचे भी चीखें गूंजने लगी। शायद ऊपर चीखें सुनकर नीचे वाले भी जाग उठे थे, और क्योंकि वो अचानक से नींद से जागे थे, इसलिए वो भी बिना सोचे समझे चीखने लगे थे। फिर उसे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सबसे आगे आने वाला हरिराम था, जिसके हाथ में एक लाठी थी और दूसरे में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी पहले अजय पर और फिर उस साए पर डाली जो अजय के करीब खड़ा हुआ था। अब अजय ने भी उस साय को देखा जो उसका भाई था, और रवि ही चीखा था। हरिराम बोले, क्या बात है रवि, क्या हुआ? पापा, मैं बाथरूम के लिए उठा था। मुझे यूं लगा जैसे छत पर कोई मौजूद है। पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई चोर वगैरह ना हो, तो हिम्मत करके मैं छत पर आ गया। यहाँ मैंने किसी को चादर ओढ़कर सोते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम था कि ये भाई साहब यहाँ पर हैं। अचानक भाई साहब चादर फेंक कर खड़े हो गए और मैं डर के मारे चीख उठा था।
तुम्हारी ऐसी की तैसी रातों को भी सोने नहीं देते। कमाल है भाई, बड़ी मुसीबत है। पता नहीं यह क्या हो रहा है। हरिराम बड़बड़ाते हुए वापस जाने के लिए पलट गया। फिर सब लोग नीचे चले गए। अजय की माँ जिद करके उसे भी अपने साथ नीचे ले गई और नीचे पहुंचकर उसने कहा था, अगर तुम अपने कमरे में नहीं सोना चाहते हो तो मेरे कमरे में सो जाओ। उस वक्त तो अजय ने माँ की बात मान ली थी, लेकिन अगले दिन उसने साफ कह दिया था, मुझे कमरे में घुटन महसूस होती है, मैं छत पर ही सोना चाहता हूँ। ठीक है, रवि भी छत पर ही सोएगा, हरिराम ने कहा था। लेकिन रवि इसके लिए तैयार नहीं था। अजय उस रात भी पिछली रात की तरह छत पर पहुंच गया। असल में बात यह थी कि अजय पर खौफ और दहशत का असर नहीं था। उसे तो शुरू से ही जादू टोना तंत्र मंत्र सीखने की लगन लग गई थी। और बग्गड़ का मामला भी ऐसा ही था। बुखार तो उसे ऐसे ही आ गया था। अब उसका विचार था कि उसमें खौफ का कोई असर नहीं था। अजय के घर वाले बेशक डर रहे थे, लेकिन अजय को खौफ नहीं महसूस हो रहा था। बहरहाल, पिछले दिन की तरह आज भी अजय के जहन में यह अंदेशा जरूर था कि शायद कोई घटना घट जाए। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो अजय गहरी नींद में सो गया।